सलीम साहब जी अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैर साहब, मैं एक्चुअली कल या परसों हारिस सुल्तान के चैनल पर देखा था एक कि वो कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे थे। उनका बेसिक असम्पशन ही रॉन्ग है कि ये लोग बोल रहे थे कि मुसलमानों को भी प्रूव करना मुश्किल होता कि एवरीथिंग हैज ए कॉज। तो इनफाइनाइट रिग्रेस का प्रॉब्लम मुसलमानों के पास आता। मेरे को इन लोगों के बदियम आगे पे इतना ताजुब हुआ कि कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल का बेसिक आर्गुमेंट ये है नहीं कि एवरीथिंग हैज ए कॉज। Everything that begins to exist has a cause. Universe had a beginning, so it has a cause. जबरदस्त। ये लोग इतने जाहिल है, हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और ये स्टॉइक साहब बोल रहे थे ये बात। ये जाहिल इंसान, इन लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं है। और ये इसे पहले साहब आके बोले थे, देखो ये एमजेड साहब जो डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह का कॉज कौन सा है, ये बेवकूफ आर्गुमेंट है क्योंकि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज ए कॉज, यूनिवर्स हैड ए बिगिनिंग सो इट हैज ए कॉज। ऐसा तो वो कॉज का भी एक कॉज होना चाहिए, वो कॉज का भी एक कॉज होना चाहिए, वो कॉज का भी एक कॉज होना चाहिए। ऐसा आप इनफाइनाइट रिग्रेस, इनफाइनाइट कॉजेस नहीं जा सकते। Fair enough, मैं आपका कमेंट सलीम साहब हमने ले लिया, लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक कभी गलती से हो जाए भूल चूक में तो उसकी माजरत, लेकिन मैं अगर कोई वीडियो देखा नहीं है तो उस पर तबसरा नहीं करता, वो उतनी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आपका आर्गूमेंट साउंड है एब्सोल्युटली कि कलाम कॉस्मोलॉजी का आर्गूमेंट की पहली प्रेमिस यही है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ये ओमिशन है और एथियस्ट आमतौर पे करते हैं। ये बात ठीक है आपकी? जी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहा हूँ प्लीज। जी प्लीज। श्योर। तो बेसिकली इनफाइनाइट रिग्रेशन का प्रॉब्लम ये एथिस्ट के लिए होगा जो कहते हैं कि एवरीथिंग हैज ए कॉज। तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर सपोज मेरे पास एक बुक है और आपके पास खैर साहब आपके पास एक बुक है, नहीं आप है मैं है, मेरे पास एक बुक है और मैं आपको बुक पास करना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारे दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल रहेंगे और मैं सामने वाले को पास करा, वो सामने वाला उसके सामने वाले को पास करा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल बिटवीन है, तो वो बुक आप तक पहुंच ही नहीं सकती। तो पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरी बुक आपके पास पहुंचना चाहिए तो देयर हैज टू बी फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन अस। सिमिलरली ये अनकॉज्ड कॉज इज फाइनाइट। अगर सपोज मान लिया कि यूनिवर्स का कॉज है और पीछे तक अगर कॉज है फाइनाइट रहना चाहिए, इसीलिए वो फाइनाइट कॉज जो रहेगा, जो फर्स्ट कॉज जो रहेगा, वो कॉज का कोई और एक कॉज नहीं है, मतलब वो हमेशा से है, इस एटर्नल। वही तो डेफिनेशन है अल्लाह का कि अल्लाह समद, क्या खुदा एटर्नल है, हमेशा से है। तो खुदा का कोई खालिक या कोई इसका क्रिएटर कोई हो नहीं सकता, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये लॉजिकल डिडक्शन है। ये जो एथिस्ट को और ये कौन सा स्टॉर्म पायलट साहब और सच वाला साहब और राज साहब, ये लोग भी इनफाइनाइट रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये बेवकूफ लोग, इन लोग कुछ भी ना मालूम, इसलिए ये लोग एथिस्ट है, इनकी नॉलेज की कमी है। तो ये पॉइंट को देखिए, मैं इनका दो तीन लोग ऐसे हैं सलीम भाई के उनका मुझे बड़ा रवैया बड़ा अजीब लगता है। ये एक स्टॉर्म पायलट साहब के बारे में आपने बात की है, एक गुलजार एरिया साहब हैं कि भाई आप लोगों को इतना एतराज़ होता है मुझ पे, आमिर भाई पे, बाकी लोगों पे, हम कितने हमारे वीडियोस होते हैं तो उनको आप डिस्टोर्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक जो आप फिट करते हैं। तो भाई स्ट्रीम में आए, यहाँ पे आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी एथियस्ट को कभी नहीं रोका जाता यहाँ पे अपने केस को डिफेंड करने से। तशरीफ लाएं, यहाँ पे बात करें। ऐसे इसका क्या फायदा कि आप बिला वजह वो लगे रहते हैं कि नहीं देखो फलां ऐसा, और वहां पे बड़े रौब से बातें करते हैं कि जैसे ये बहुत ही बड़े उलमा हैं, और मुझे कोई शक नहीं है कि वो उलमा हैं। काला इल्म जिसको पता होता है वो भी आलम ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप तशरीफ लाएं, जरा बातचीत करें, पता तो चले दुनिया को कि आपके आर्गुमेंट्स में कितनी डेप्थ है। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आते ये लोग। कैसर भाई, जस्ट टू करेक्ट द हिस्ट्री, आलिम नहीं है, जियोफिजिसिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओ जी बिल्कुल, वो तो जी कैसर सर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वो ये कि ये तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कोई चीज नहीं है। अभी मेरा तो ईमान इस वक्त डगमगा गया है। मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था, बड़ा जबरदस्त एक आर्गुमेंट आया है, मम्मी पापा बच्चा आर्गुमेंट। मैं तो बड़ा परेशान हूँ तब से। अच्छा, मैं ना इल्लत के ऊपर एक ना कॉजेस के ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पे मैं एक बात रखना चाहता हूँ सलीम भाई के सामने। मुझे उम्मीद है उन्होंने पढ़ी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं बड़ी लॉजिकल है और हमारे जो क्लासिकल थियोलॉजी है उसके साथ मैच करती है। इब्न हज़म अल-अंदलुसी अज़-ज़ाहिरी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने किताब लिखी अल मिलल वन नहल, जो क्लासिकल फिलोसफी को, जो इस्लामिक थियोलॉजी है, इल्मुल कलाम, उसको पढ़ना चाहते हैं वो उस किताब की तरफ रुजू करें। उर्दू में भी है और अरबी में भी, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। अल मिलल वन नहल पीडीएफ में कौमों के उरूजो जवाल आप लिखेंगे, उर्दू में आपको पीडीएफ में मिल जाएगी जो उर्दू पढ़ सकते हैं। अल मिलल वन नहल, ये 4वीं और 5वीं सदी के इमाम, इन्होंने 2 इल्मुल कलाम के अंदर इस जो मुस्लिम थियोलॉजिस्ट हैं उनकी 2 राय लिखी हैं ये कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। ये उस वक्त मसला हल कर लिया था उन्होंने, क्योंकि इमाम गजाली के टाइम पर ये जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की जो बात कर रहे हैं और कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, उस वक्त सारी बहसें हुई थी। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि मुस्लिम थियोलॉजिस्ट जो है उनकी 2 राय हैं कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर, या कॉजेस पर, या मल्टीपल कॉजेस के ऊपर। वो ये कहते हैं कि जब हम खालिक की बात करते हैं कि क्या कोई कॉज उस पर इन्फ्लुएंस करता है कि वो ये काम करे, यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह के कामों की इल्लत होना जरूरी है,
اللہ کے اعمال یا افعال کی یا اس کے کام کی علت ہونا، کاز ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری، اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوئی ہے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ کاز ہے تو یہ انفلوئنس کر رہا ہوگا اللہ کو کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ علت معلول کو مجبور کرتی ہے یا معلول علت کو مجبور کرے، لازم و ملزوم ہے، یہ سائمنٹینیسلی ایگزسٹ کرنے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو میں اس کو کروں. اس پر انہوں نے دو رائے دی. انہوں نے کہا یا تو ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کی ذات علت اولا ہے یعنی فرسٹ کاز، یا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کازڈ آف دا کازز، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا کاز ہے جس کی کوئی کاز نہیں، جس کی علت نہیں، جس کو علت العلل کہتے ہیں، ایسی علت جو تمام علتوں کا کاز ہے، وہ خود ان کازڈ ہے. دوسری چیز انہوں نے کہی ہم یہ مانیں گے کہ اس کے کسی قسم کے بھی کام کی کوئی علت نہیں ہے جو اس کو انفلوئنس کر سکے. ایسی صورت میں پھر ہمیں یہ ماننا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے، اس کو کسی علت کی معلول کی ضرورت نہیں. یہ اصول مخلوق کے اوپر تو لگ سکتا ہے، خالق کے اوپر نہیں. یہ دو طرح سے انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو مناسب لگتا ہے وہ کر سکتا ہے. بہرحال علت اولا یعنی فرسٹ کاز اور علت العلل یعنی ان کازڈ کاز، جو کازز کا جو ان کازڈ ہے کریٹر، وہ مانا جائے. جزاک اللہ. ٹھیک، بہت شکریہ. ٹائم بہت کم ہے، میرے پاس صرف 20 منٹس ہیں پلیز، تو اب بہت شارٹ بات کریں گے. اور سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ایسا کامنٹ ہم نے لے لیا، جزاک اللہ خیرن. جی نیکسٹ ہمارے پاس تیمور بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اور تیمور بھائی کی ٹرن تھی. جی تیمور صاحب. جی السلام علیکم، سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی سن سکتے ہیں. جی کیسے بھائی، سب سے پہلے تو اللہ جزائے خیر دے آپ کی ٹیم کو اور آپ کو. یہ بہت اچھا کام ہے پاکستان میں. میں یہاں یورپ سے بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے میس اپوسٹسی ہے کرسچینٹی سے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں سے مرعوب ہو رہے ہیں. تو خیر ایگنوسٹک ایتھیسٹس یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو گورے لوگ کہ ہم ایگنوسٹک ایتھیسٹس ہیں، ہمیں نہیں ابھی تک پروف ملا. اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے، مطلب اگر کچھ بھی نہ ہو تو بندہ سب سے پہلے ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوگا. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلیورز نہیں ہیں، جبکہ دنیا کے باقی ہر چیز میں یہ لوگ بلیورز ہیں. لا آف نان کانٹرڈکشن کو یہ مانتے ہیں، 1+1=2 کو یہ مانتے ہیں. اس سے پہلے کہ انہوں نے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے دنیا میں باہر جا کے، یہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کو یہ پہلے سے مانتے ہیں. اور جب ان تمام اے پرائیوری بلیفس کی بات آتی ہے تو اس وقت ان کو کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں چاہیے. یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی پہلے تم مجھے 1+1=2 پروف کرو تو پھر میں تمہیں مانوں گا. یہ تو آلریڈی اس کو بلیو کر رہے ہیں. اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لا آف نان کانٹرڈکشن ایگزسٹ کرتا ہے، کہ اے اینڈ ناٹ اے کین نیور سائملٹینیسلی بی ٹرو. اس کو پہلے آپ مانیں گے، اس کے بعد آپ جا کے ایکسپیریمنٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے ریزلٹس اس کی بیس کے اوپر ہوں گے. اب لا آف نان کانٹرڈکشن کے لیے آپ ایگنوسٹک کیوں نہیں ہیں، اس کے لیے آپ ایتھیسٹ کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ ایک ہائپوکریسی ہے ان لوگوں کی کہ یہ آلریڈی بلیورز ہیں لیکن کچھ بلیفس یہ نہیں ماننا چاہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی گاڈ ایک ہائپوتھیسس ہے، ایک سائنٹیفک ہائپوتھیسس ہے جو کہ ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے. ہم ان کو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل جس طرح آپ لا آف نان کانٹرڈکشن کو مان رہے ہیں، آپ اتنے تمام فلسافیکل آئیڈیلز کو آلریڈی مان رہے ہیں، یو بلیورز فرسٹ. یہ بھی ایک لاجیکلی نیسیسری بلیف ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ باقی تمام چیزوں کو مان رہے ہیں. آپ کو یہ دس از دا ڈیفالٹ پوزیشن. اللہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دین فطرت ہے. تو سب سے پہلے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، موریلٹی، لاجیکل نیسیسٹی، یہ سب کچھ ہمارے اندر آلریڈی ہے. اس کے بعد ہم جا کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں لا آف نان کانٹرڈکشن کا پروف دیں، میتھمیٹکس کا پروف دیں، پھر ہم ان کو مانیں گے کہ یہ واقعی ایگنوسٹکس ہیں. دیکھیں آپ نے بڑے ڈیپر فلسافیکل لیول پہ آپ نے بات کی ہے، تو میں آپ کے احترام میں اس کو میچ کرنا چاہوں گا. یہ اگر صرف اپنی نان کانٹرڈکشن کو ہی ثابت کر دینا، لا آف نان کانٹرڈکشن کو چھوڑیں، صرف جو اپنے جو بلیفس میں جو سٹانس ہے صرف اسی میں اگر نان کانٹرڈکشن ثابت کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. فار ایگزامپل جب یہ ٹرم یہ پہلے یوز کرتے ہیں، آپ نے بھی وہ ریپیٹ کی کہ ایگنوسٹک ایتھیسٹ، اٹس سمپلی امپاسبل. اس لیے کہ جب ہم ایگنوسٹسزم کی بات کرتے ہیں تو یا ایون ایتھیسم کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ آئدر ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف بینگ این ایتھیسٹ اور بینگ این ایتھیسٹ بیکاز ایتھیزم از ٹرو. یہ دو علیحدہ سی چیزیں ہیں. ایگنوسٹسزم اس سے اس لیے میچ نہیں کر سکتا کہ آپ ایگنوسٹک بھی ہوتے ہیں آئدر ایز اے سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف بینگ این ایگنوسٹس اور یو اسیوم دی پوزیشن آف بینگ این ایگنوسٹس بیکاز ایگنوسٹسزم از ٹرو. پرابلم میں ساری بات میں کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فلسفی میں ایک چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جسے پروپوزیشن کہا جاتا ہے، اور نارملی جس چیز کے اینڈ میں ازم آتا ہے وہ پروپوزیشن ہی ہوتی ہے فلسفی میں. Now, if someone is
एग्नोस्टिक, और वो एग्नोस्टिक इसलिए है कि वो एग्नोस्टिसिज्म को एक प्रोपोजिशन के तौर पे ठीक मानता है, तो उसको फिर एग्नोस्टिक इसलिए कहा जाएगा कि उसके लिए एग्नोस्टिसिज्म बिल्कुल दुरुस्त है। और एग्नोस्टिसिज्म अगर बिल्कुल दुरुस्त है तो ये नेसेसिटेट करता है कि एग्नोस्टिसिज्म के अलावा जो कुछ भी है वो सारा कुछ गलत है, इंक्लूडिंग एथियज्म। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप एक ही वक्त में एग्नोस्टिक भी हों और एथियस्ट भी हों। यू हैव टू वायलेट the all necessary laws of philosophy, और उसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। आप कैसे हो सकते हैं कि ये बिल्कुल आप ये कहें कि मेरे लिए स्याह रंग ही ठीक है, देयरफॉर बाकी सारे के सारे रंग जो है वो गलत हैं, एंड इट्स लॉजिकली मेक सेंस कि स्याह ही जो ठीक है बाकी सारे तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ प्रोपोजिशन आप एग्नोस्टिक हैं, देन इट नेसेसरली रिक्वायर्स कि एवरीथिंग इंक्लूडिंग एथियज्म गलत है। ये इस कॉन्ट्रडिक्शन से ही बाहर नहीं आ सकते। पर अगेन आई जो मैंने बात की है, मैं बगैर किसी तकबर के मैं कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि इस आर्गूमेंट की आम एथियस्ट, वो भले यूके में हो या पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, उसको इसकी समझ भी है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफीज हैं, ये आर्गूमेंट्स वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, एंड दैट इज वाई जो बड़े पावरफुल एग्नोस्टिक दुनिया में है, जो बड़े पावरफुल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और जो बड़े पावरफुल एथियस्ट हैं, वो क्लियर है इस बात में कि एग्नोस्टिसिज्म इज एग्नोस्टिसिज्म, एथियज्म इज एथियज्म। जी, एक चीज और पे कमेंट कर दीजिए कि मैंने कहा था दे आर ऑल बिलीवर्स फर्स्ट, ये किसी न किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, और दुनिया की जिस चीज़ को भी ये मानते हैं उसके लिए इनके पास कोई साइंटिफिक, इन्होंने खुद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना इन्होंने कोई लूसी का जाके फॉसिल देखा है, दे हैवंट डन। सो इनको जो कुछ मिल रहा है वो नॉन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज से मिल रहा है, चाहे वो टीचर्स हों, वो बुक्स हों, वीडियोस हों, दे हैवंट डन द एक्सपेरिमेंट देमसेल्व्स। और देखिए, ये बात तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कदा कलामी की माजरत, तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ईमान तो ईमान है ही, बल्कि मेरा एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, अनदेखी चीज़ों पर ईमान, कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज मिल जाए, आपने अनदेखी चीज़ों पे ईमान ज़रूर लाना है, जिसकी एग्जांपल्स में मैंने चीज़ें कोट की हैं जो आप अभी जो आपने अभी शेयर की, कि मैं इवोल्यूशन को इसलिए ठीक मानता हूं कि मैं किसी की बात पे ईमान लेके आया हुआ हूं, मेरा कोई ज़ाती कोई मुशाहिदा नहीं है। बिग बैंग को मैं इसलिए ठीक मानता हूं कि मैंने किसी साइंटिस्ट की बात पे मैं ईमान लेके आया हूं, मेरे लिए वो अनदेखी चीज़ है, देयर इज़ नो वे पॉसिबल कि मैं उसको देख सकूं। तो बिलीफ तो हर चीज़ में है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट इट। इवन ये भी एक बिलीफ है कि खुदा नहीं है, क्योंकि उसका फिर एविडेंस देना पड़ जाता है ना, वहाँ से ये फिर एग्नोस्टिकिज्म को साथ में शामिल कर देते हैं बीच में, कि एविडेंस ना देना कहीं पड़ जाए। एक एपिस्टेमिक स्टेटस जरूर अस्यूम करना है, लेकिन सबूत न देने से बचने के लिए, सबूत देने से बचने के लिए साथ करना है। बाकी आपकी बात ठीक है कि लिटरली हर चीज़ हमारे बिलीफ सिस्टम पे चल रही है, इनका भी ऐसा ही बिलीफ है और अनदेखी चीज़ों पे बिलीफ है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और मैं अगर इजाज़त दें आखिर में मैं आपको, इवन ये तो जो लई पीपल हम उनकी बात कर रहे हैं, आप लीड्स एकेडमिक और साइंटिफिक लेवल पे जाएं तो वहाँ पे भी आपको ऑनेस्टी के साथ वो आपको बताएंगे कि हमारा भी बिलीफ सिस्टम है। मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ये आपको, ये गालिब कमाल और इस तरह के जितने लोग हैं, ये आपको अवामी सतह पे ये बताएंगे कि इवोल्यूशन इज़ एन एब्सोल्यूट फैक्ट, लेकिन आप जब एकेडमिक लेवल पे जाते हैं तो आपसे कहेंगे कि जो स्पीशीज़ में इतनी हमें डाइवर्सिटी मिलती है, एवोल्यूशन इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, नॉट एन एब्सोल्यूट फैक्ट, इट्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन। बट हाउ डू वी नो कि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है? एंड द आंसर इज कि हमारे पास जितना डेटा आता है उसकी हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस डेटा की इंटरप्रिटेशन में हम अपना फेथ प्लेस करते हैं कि हमने इसकी ठीक इंटरप्रिटेशन की है। यानी कि डीपर लेवल पे जाएं तो इवन इवोल्यूशन भी जो, वो भी एक स्टेटमेंट ऑफ फेथ है, क्योंकि वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है एब्सोल्यूट फैक्ट जो नहीं है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि हमने ईमान लेके आए हुए हैं अपनी तशरीह पे, जो कल गलत भी साबित हो सकती है। तो बिलीफ के बगैर तो कुछ भी दुनिया में नहीं चलता। जबरदस्त जबरदस्त। हजरत कैसर भाई, वो जूलियन हक्सले ने जो किताब लिखी है बकायदा, रिलीजन विदाउट रेवलेशन, वो सारी इसी चीज के ऊपर रखी है कि ह्यूमन नेचर कैसे इन चीजों पे काम करती है, बिलीफ सिस्टम कैसे आपके अंदर सिंक्रनाइज किया हुआ है, आप कोई चीज भी बिलीफ के बगैर ले नहीं सकते। तो ये भी बिलीफ लेकर चल रहे हैं, ये ज्यादती करते हैं बस। जी, आप अहदे हाजिर में आप माइकल रूज की देखें ना, जिसमें उसने डार्विनिज्म को रिलीजन साबित किया। हालांकि माइकल रूज एथियस्ट फिलोसोफर हैं, जी जी जी, लेकिन ईमानदार बंदे हैं। उन्होंने डार्विनिज्म को पूरे एविडेंस के साथ एक मजहब साबित किया है कि इट्स ऑल बिलीफ सिस्टम, इट्स नथिंग एल्स। ठीक है जी, तैमूर भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, स्टेज लीव कर दें प्लीज। अच्छा, मैं सिर्फ एक लास्ट टाइम जो है वो लिंक शेयर कर देती हूँ। एक कोई बहन है, वो कहती है, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।